Hello, welcome dear student. So today's classes, this will be the third class on एपीसेस प्रीलिम्स 2024 का जो डिस्कशन है उसका थर्ड क्लास है। तो आज हम लोग थर्ड क्लास में 70 से लेके 100 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आया था उसको हम लोग डिस्कस करेगा। आगे का दोनों वीडियो हम लोग लाइव सेशन में यूट्यूब में डिस्कस किया गया है। तो अभी हम लोग ये जो है इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 को हम देखेंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ए इकोसिस्टम। अगर देखा जाए इकोसिस्टम के बारे में, फ्लो ऑफ एनर्जी ये तो इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका डेफिनेशन ही ये बोलता है कि एनर्जी फ्लो होना है कंटिन्यूअसली विद द सन एज द मेन सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद बायोजियो केमिकल साइकिल्स, साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपका नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है, उसके वाटर साइकिल आता है ना, ये सब साइकिल का फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, इफ वी लुक एट दिस केयरफुली, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन ये आपका बायोकेमिकल साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के पार्ट है, इसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। ठीक है, तो ऑप्शन होता है आपका, ऑप्शन है 1 एंड 2, दैट इज 1 एंड 2 कहाँ है, यहाँ पे 1 एंड 2। ये इसमें थोड़ा गलती हो गया ना, ये भी 1 एंड 2, ये भी 1 एंड 2 है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, डन। This and this is right. This both becomes the part of this cycle. Okay. So let's go to next question. Question number 71. क्वेश्चन नंबर 71 में द फीचर्स, ध्यान से यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखा है, तो इसलिए आपको पता करना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मेंशन किया है ये कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट का है। द फीचर्स एरियल रूट्स, सॉल्ट टॉलरेंस, विविपेरस रिप्रोडक्शन। विविपेरस मतलब रूट से रूट प्रोडक्शन होने वाला, सीड का थ्रू से नहीं होता है। एरियल रूट्स हवा में मतलब बाहर में निकलने वाला, सॉइल से बाहर निकलने वाला रूट्स, एंड इसका टॉलरेंस जो सॉल्ट का जो टॉलरेंस है वो हाई लेवल है। तो ये इनमें से किसका फीचर है। ठीक है, तो टोनी फॉरेस्ट तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं है इसमें। डेसिडियस तो नहीं होगा। मैनग्रोव्स, ठीक है, तो सही आंसर होता है आपका मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स का जो रूट्स होता है वो लोग एरियल रूट्स होता है, बाहर निकलता है, बहुत सॉल्ट टॉलरेंस होता है, विविपेरस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैनग्रोव्स के अंदर में एक एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए आपको याद करना है, सुंदरबन। ठीक है, धन, सुंदरबन जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है वो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में आपका जो सुंदरी ट्री है ना, सो दे आर एरियल, दे हैव एरियल रूट्स, सॉल्ट टॉलरेंस एंड विविपेरस प्रोडक्शंस। ओके, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को हम जाएंगे। तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए वाटर पर्च एरियाज। सो यहाँ पे वाटर पर्च मतलब जहाँ पे वाटर का डेफिशिएंसी हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकता है, यहाँ जहाँ पे ग्राउंड वाटर भी बहुत लीस्ट फॉर्मेट में हो सकता है। तो ऐसे में इनमें से कौन सा सबसे बेटरइन क्रॉप्स है, ये है आपका क्वेश्चन। तो शुगर केन के लिए तो वाटर ज़रूरी है, राइस के लिए भी तो ज़रूरी है, आपको पता है, इवन कॉटन के लिए भी आपका सॉइल मतलब वाटर ज़रूरी है। तो वाटर पर्च ये बोला है, तो ये हो जाता है आपका सोरगुम। ठीक है, नाउ सोरगुम, सोरगुम के बारे में क्या क्या मालूम करना है। सोरगुम को हम एक विकोलित से हाईली वर्सटाइल क्रॉप्स, हाईली वर्सटाइल। ठीक है, हम सोरगुम को एक हाईली वर्सटाइल क्रॉप्स मानता है। ऐसा क्रॉप्स जिसके पास क्या क्या कैरेक्टर है, सबसे पहले ये फोडर के तौर पे काम कर सकता है ना। आपका जो बेस बकरा है वो लोग इसको ऐसे हेल्दी फूड के तौर पे खा सकता है। उसके अलावा ये एक सीरियल फूड है। ठीक है, सीरियल फूड बहुत ही अच्छा प्रोटीनस फूड है। उसके अलावा इसका जो वेस्ट होता है इससे आप बायोफ्यूल भी बना सकता है, बायोफ्यूल होगा ना। तो इसीलिए ये जो क्रॉप्स है सोरगुम, जिसको हम वर्सेटाइल क्रॉप्स बोलता है, ये आपका मेनी एरियाज लाइक सेमी एरिड। ओके, सेमी एरिड, उसके अलावा आपका एरियाज जैसे कि ट्रॉपिकल जोन्स हो गया है ना, वो सब में बहुत अच्छा एंड बहुत बेहतरीन फूड माना जाता है जहाँ पे आप इसको ग्रो कर सकता है। क्योंकि ये ग्रुप के साथ में वर्सेटाइल है, उसके अलावा ये बहुत ही क्लाइमेटिक रेजिलियंस क्रॉप के अंदर में आता है, क्लाइमेटिक रेजिलियंस। ओके, ये बहुत बेहतरीन क्रॉप है, स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ में वाटर का जो कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको पर्च एरियाज का क्रॉप माना जाता है।
डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको ये पूछ रहा है, ऑक्सिलोफाइट्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो अंडर। नाउ ऑक्सिलो, फाइट्स का मतलब तो प्लांट्स होता है, बट व्हेन आई यूज दिस वर्ड ऑक्सिलो इट मींस समथिंग दैट हैज पीएच अबव 5 टू 5.5, जिसका पीएच इतना रेंज में होता है। तो पीएच इतना रेंज में होने से ये जो पीएच इंडिकेटर के अंदर में ये कंप्लीटली एसिडिक सॉइल कंडीशंस को बोलता है। ठीक है, सो ऑक्सिलोफाइट्स ये लोग ज्यादातर ऐसे प्लांट्स जो एसिडिक सॉइल कंडीशन में ग्रो कर सकता है उसको हम ऑक्सिलोफाइट्स बोलता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है, द मोस्ट important strategy to conserve a biodiversity along with human life is। ह्यूमन लाइफ के साथ डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? तो दैट विल बी ऑब्वियसली बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। जैसे बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स को सिर्फ रिजर्व करना, लेकिन नेशनल पार्क में एनिमल्स ओनली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स एंड इसमें प्राइवेट कल्टीवेशंस भी होता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व बोलने से क्या होता है, इसमें अलोंग विथ वहाँ का जो कम्युनिटीज है उसको भी कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं एक दूंगा आपको, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर में वहाँ का जो स्ट्रोम्बेला कॉन्टियानिस, वहाँ का जो फूड फ्लावर होता है उसका प्रिजर्वेशन है ना, वहाँ का एंडेमिक फ्लावर्स होता है। उसके अलावा एनिमल्स एंड उसके अलावा इवन द ट्राइब्स। ठीक है, आपका वहाँ का जो ट्राइबल ट्राइब्स है, जैसे हो गया थोडस, उसका भी गवर्नमेंट कंजर्वेशन करता है। कोटास, है ना, इरूलिस, इरूलस इरूलस सॉरी, उसके बाद पनियास, दीस आर communities that comes under the protection, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर में। सो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे हम फ्लोरा एंड फौना के साथ ह्यूमन लाइफ को भी कंजर्व कर सके। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ओके, क्वेश्चन नंबर 75। डन। सो क्वेश्चन नंबर 75 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है। कभी कभी एवरी सिविल सर्विस एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आता है जो बहुत नॉन होता है एंड उसमें आपको कभी गलत नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है 75 का, द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो, आप समझ जाएगा, दैट इज ब्यूसेरस बाइकॉर्निस। ठीक है, ये ब्यूसेरस बाइकॉर्निस अरुणाचल के अलावा ये आपका केरला, ठीक है, केरला का भी स्टेट बर्ड के अंदर में आ जाता है। देन केरला का भी स्टेट, नागालैंड का नहीं है, नागालैंड का ये बहुत ऑस्पिशियस रीजनल बर्ड्स माना जाता है लेकिन स्टेट बर्ड में ये नहीं आता है। ठीक है, तो स्टेट बर्ड ये अरुणाचल के अलावा केरला का है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, 76 सॉरी, 76 ये है, द Nagoya Protocol, a supplementary protocol to the Convention of Biodiversity adopted in the year 2010 is about। ठीक है, सो ये जो प्रोटोकॉल्स होता है उसमें आपका ये जो नागोया प्रोटोकॉल्स है ये आपका ईयर 2010 में हुआ था और ये उस समय में जापान में हुआ था। ठीक है, तो ये कन्वेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन मतलब जो गोल रखा था वो है फेयर एंड इक्विटेबली शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising out of the use of genetic resources। जेनेटिक को रिसोर्स लेके यहाँ पे प्रोटोकॉल रखा गया है। जेनेटिक मीन्स आपका इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो कंजर्वेशन को लेके। ठीक है, फेयर वे में उसको शेयर करना ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को और कंजर्व कर सके, दैट वाज द मेन कंसेप्ट। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है। तो 77 को अगर हम देखें, what does it say? Which one of the following states of India has no national park? यहाँ पे completely नेशनल पार्क नहीं है बोला है। ठीक है, तो केरला में भी तो है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत है, गुजरात में भी है, तो इनमें से सिर्फ पंजाब, पंजाब इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है?
पहले हम उसको देखेगा, ठीक है। सो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो हॉटस्पॉट होता है ये बेसिकली ऐसे एरियाज को कहा जाता है एक्सक्यूज मी, वो एरियाज एरियाज को कहा जाता है जहाँ पे हाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंडेमिक, है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज रहे। स्पीसीज यानी कि वो फ्लोरा एंड फौना भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें बहुत यूनिक, ठीक है, यूनिक इकोसिस्टम हो, जहाँ पे आपका जो डाइवर्स वाला प्लान, जैसे अरुणाचल प्रदेश बहुत ही यूनिक एंड बहुत थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको देने वाला नॉर्मन मेयर है। डन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 79। सो 79 है, based on the global warming potential index developed by IPCC, which one of the following is the most potent greenhouse gas? सो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ये लोग भी है, लेकिन सबसे पोटेंशियल उन्होंने कहा है, वर्ड पोटेंट वाला यूज किया है, तो वो होता है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है विद द फॉर्मूला ऑफ SF6, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली कलरलेस, कलरलेस है, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल ही नहीं है इसका, ऑर्डरलेस, ठीक है। उसके अलावा इट हैज़ हाई एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स लाइकनेस, बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है, एफिनिटी विद वाटर पेपर, ठीक है, एफिनिटी विद वाटर पेपर। तो एफिनिटी विद वाटर पेपर होने से ये बहुत अच्छा पोल्यूटेंट बन जाता है, ओके। और ज़्यादातर ये कहाँ से रिलीज होता है, आपका इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से ये आता है। उसके अलावा आपका जो इंडस्ट्री है ना, लेदर इंडस्ट्री हो गया, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे भी इसका रिलीज होता है। सो ये है आपका आंसर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। डन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये है, मिशन लाइफ होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है आपको मिशन लाइफ के बारे में। Then Mission Life Lifestyle for Environment was introduced by Prime Minister of India Narendra Modi during which UFCCI COP meetings. ओके तो ये कॉप मीटिंग्स आपका COP26 यानी कि ग्लोस्को में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो कॉप मीटिंग्स होता है ये लोग इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है बोलने से, सबसे पहले फर्स्ट इसका जो मीटिंग है ना, स्पेशली कोयोटा को लेके पूछा जाता है बहुत बार, ओके। एक मिनट, इसका थिकनेस को हम थोड़ा बढ़ा लेता है, ओके। ज़्यादातर हम लोग का एग्जाम में कोयोटो कोयोटो प्रोटोकॉल जो बोलता है ना, उसको लेके पूछा जाता है, ठीक है। सो कोयोटो प्रोटोकॉल ये आपका COP3 में इन द ईयर 1997 में इसको किया गया था, लेकिन इसको फोर्स कब से वो अप्लाई हुआ है, 2005 से अप्लाई हुआ है, ठीक है। कॉप यानी कि COP3 ट्री है ये, ठीक है। COP3 कोयोटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ है। कोयोटो मतलब ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, ये तो आपको सब पता है। ये 1997 में इसको कॉप मीटिंग को रखा जाता है एंड ईयर 2005 में ही ये इसका केम इनटू फोर्स होता है, यानी कि अप्लाई किया जाता है। डन, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 81, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच रूलर ऑफ असम बिफोर द 4th century was involved in the महाभारता वार। महाभारता वार में असम का जो रूलर के बारे में मेंशन करता है उसका नाम है बागादत्ता, ठीक है। ये आपका जो अरुणाचल का जो क्लासेस है उसमें भी हम आपको ताई में बताया है। बागादत्ता जो है वो अपना एलाइस, ठीक है, उसका जो एलाइस वो कौरवस के साथ था, ओके। कौरवास, कौरवास के साथ होगा। और ये लोग महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का वार कहा जाता है उसमें ये कौरवास को असिस्ट करते हुए, है ना, वो पांडवास के अगेंस्ट लड़ता है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 82 है, द लैंग्वेज ऑफ काशी बिलोंग्स टू। काशी का जो लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में जहाँ ये लैंग्वेज को बोला जाता है, ये बेसिकली एक मोन खेमेर यानी कि ऑस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज है, ठीक है। और इंडिया में होगा, इंडिया में ये भाषा को शिलोंग मेघालय में कहा जाता है, मेघालय में आपका खासी, ठीक है। खासी एंड जो जेंटियास है वो लोग ये लैंग्वेज को बोलता है। उसके अलावा
निकोबार्स, ठीक है। निकोबारीज बोलता है ना, जो निकोबारीज मतलब निकोबारीज ऑफ निकोबार आइलैंड होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो पीपल है, स्पेशली निकोबार का जो लैंग्वेज है वो भी आपका एस्ट्रो एसेटिक यानी कि मॉन खैमिर लैंग्वेज है। डन। नेक्स्ट, ये बहुत ऑफन क्वेश्चन आता है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको सक जाएगा। द मिथ ऑफ जामाधाग्नि सन कमिटिंग मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है जब कोई अपना मदर को मरा देना, है ना। मैट्रिसाइड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसमें ऐसा कौन सा कहानी है अरुणाचल प्रदेश का जहाँ पे एक सन ने अपना माँ को मराया। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग सब जान जाएगा, दिस इज परशुराम कुंड, ठीक है। राजा जो साधु परशुराम जो था वो अपना मदर को मरा देता है अपना फादर के ऑर्डर में। उसके बाद वो अपना जो पाप है उसको परशुराम कुंड में वो जाके धोता है ना। दैट इज द स्टोरी। सो दिस इज परशुराम कुंड। डन। उसके बाद नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 84। The Kasi revelation in the 1830 was led by। now काशी रेवोल्यूशन जो होता है वो 1829 से लेके 1833 तक होता है, और ये रेवोल्यूशन को आपका तेरोत सिंह, ओके, या में उई तेरोत सिंह बोलता है, उई तेरोत सिंह इसको लीड करता है। समझ में आ गया। तो ये जो वार होता है ये बेसिकली काशी हिल का एक्सपांशन जब स्टार्ट होता है एंड जब ब्रिटिश आपका सिलियट रोड को बनाने के लिए जब स्टार्ट करता है तब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये रेवोल्यूशन आपका 1829 से लेके 1833 तक होता है। 33 में आपका उई तेरत सिंह को उसका क्लोज जो बिट्रे करता है जिसकी वजह से वो ब्रिटिश उसको पकड़ लेता है ना। एंड उसके बाद आगे जाके 17 जुलाई वो दिन है जब वो मर जाता है, ठीक है। सो पूरा शिलोंग में आज भी, शिलोंग मतलब मेघालय में 17 जुलाई को वो लोग उई टैरोट डे, ठीक है, उई थिरोट सिंह का जो दिन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे पूरा स्टेट वाइज क्लोज होता है, बंद होता है, लाइक ए नेशनल स्टेट हॉलीडे, ठीक है। डन। तो एग्जाम के लिए ये डेट को भी याद कर लीजिएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। सो क्वेश्चन नंबर 85 है, द अचिलामो डांस ऑफ तवांग इज ए क्रिएशन ऑफ टिबेटियन। नाउ अचिलामो डांस जिसको हम डांस ऑफ द जोडिक्स माना जाता है, जिसमें डांस ऑफ द मतलब गुड ओवर द इवल है, इसका डांस का डिस्क्रिप्शन बेसिकली रामायण से लिया जाता है। इसको अचिलामो को भी ऑफन कॉल इट एज टिबेटियन वर्जन ऑफ रामायण, ठीक है। इसको हम टिबेटियन वर्जन ऑफ रामायण कहा जाता है। डन। सो ये जो डांस होता है इसको ऑफन आपका जो लोसर फेस्टिवल होता है उस पे इसको किया जाता है, ठीक है। अचीलामू, ठीक है, डांस ऑफ द जोडिक्स ऑल्सो हम लोग बुलाता है इसको। नेक्स्ट 86। 86 है, द मैकमोहन लाइन इन द ईयर 1914 was signed among ब्रिटेन चाइना एंड, ऑब्वियसली ये कौन होगा, तिब्बत, क्योंकि मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जो इंडिया और चाइना को भाग करता है, ठीक है। तो इसको हम 1914 में इसको बुलाता है शिमला कन्वेंशन, ठीक है। शिमला कन्वेंशन में ये एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें एरिया 890 किलोमीटर को हम द बॉर्डर डेमार्केट करके हम सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है आपका, ब्रिटिश इंडिया उस समय में हेनरी मैकमोहन, ठीक है, हेनरी मैकमोहन जो उसका इंचार्ज होता है। और उसके बाद चाइना, चाइना से आपका इवेंट चैंग होता है, होगा। एंड तिब्बत, ऑटोनोमस तिब्बत, जहाँ में तिब्बत को दो भाग करता है, उसका जो इंटरनल पार्ट है वो चाइना का पास रहेगा एंड आउटरनल जो ऑटोनोमस रहेगा। तो उसको साइन करने वाला तिब्बत के साइड से दोरजी 17, ठीक है। ये तीनों मिल के साइन करता है, लेकिन एट द एंड एग्जैक्टली 1914 शिमला कन्वेंशन में चाइना का जो काउंटर पार्ट्स होता है वो लोग बैक मतलब विड्रॉ कर देता है, दे डोंट साइन इट, ठीक है। सो स्टिल दिस डे चाइना ये एग्रीमेंट को नहीं मानता है। डन। उसके बाद 87, what was the sequence of annexation of Naga Hills by British?
नागा हिल्स का एक्सटेंशन ब्रिटिश जो इसलिए करता है क्योंकि वो लोग को नागा हिल्स का रिसोर्सेज चाहिए, रोड फॉर्मेशन चाहिए थ्रू नागा हिल्स, इसीलिए वो लोग नागा हिल्स में एक्सपेंशन को स्टार्ट करता है। एंड ब्रिटिश से नागा में कोहिमास का नागा यानी कि अंगामी नागा से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिलियन मिलता है। तो अगर तुम एग्जाम में ध्यान से देखे ये डेट्स को, ये डेट को जस्ट फॉलो करो और आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि 18 1866 में सबसे पहले नंबर 1, उसके बाद फिर आता है 1875 में इसमें 2, उसके बाद 1889 में 3 एंड 94 में आपका 1904 में 4। ठीक है, तो ये है क्रोनोलॉजी, सिंपल, डन। डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, यहाँ पे ओके, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू इन द साउथ ईस्ट एशियन फ्रंटियर ऑफ वार। नाउ साउथ ईस्ट एशियन फ्रंटियर ऑफ वार यानी कि ये बेसिकली आपका चाइनीज जापानीज का जो एक्सपेंशन होता है बर्मा से लेके नॉर्थ ईस्ट में जो एंटर करता है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन में जो वार होता है उसको हम साउथ ईस्ट एशियन फ्रंटियर वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द लास्ट बैटल विद द जापानीज वास पूछा गया है। तो जापानीज जो 1944 में वो आपका इम्पाल, ठीक है, कोहिमा, ये सबको वो मतलब इन्वेड करता है और एनेक्स करता है। तो उसी साल के अंदर में बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग मॉनसून स्पेशली एंड उसके बाद ब्रिटिश का फोर्सेस आ जाने की वजह से वो क्या होता है, वही साल में इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून के बीच में ही ये लोग विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो जापानीज का जो लास्ट बैटल जिसको हम मानता है जापानीज के साथ, वो बेसिकली आपका फॉल ऑफ बर्मा होता है। फॉल ऑफ बर्मा वो आगे जाके 1945 में वो फॉल ऑफ बर्मा होता है, जहाँ में फाइनल बैटल मान सकता है, जिसके वजह से जापानीज का जो एक्सपेंशन इन द रीजन नियर टू इंडिया एंड इंडिया का बॉर्डर, उसके बाद वो लोग का दोबारा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम फॉल ऑफ बर्मा इन द ईयर 1945 को हम एज ए फाइनल लास्ट बैटल माना जाता है, जिसके बाद जापानीज एक्सपेंशन टुवर्ड्स स्पेशली टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट नेशंस खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो आप लोग सब मालूम है दिस इज योर सेल और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा पूछा है विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है पूछा है। तो आरबीसी के पास ये तो नहीं होता है, लिम्फोसाइट्स ये होता है, ये मोनोसाइट्स ये भी होता है, डब्ल्यूबीसी ये भी होता है। तो जो नहीं है बोला है वो आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट। ठीक है, सो इरिथ्रोसाइट के साथ आरबीसी सॉरी न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें इरिथ्रोसाइट का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि न्यूक्लियस अगर होने से तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग प्रॉपरली नहीं होगा। तो बेसिकली ऑक्सीजन के वजह से ये जो डब्ल्यू आरबीसी होता है इरिथ्रोसाइट जिसको हम बोलता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। थोड़ा पहले न्यूक्लियर पूछा था, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पूछ रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें कवरिंग ये जो ये वाला ये कवरिंग लेयर दिस वन। ठीक है, कोई कोई सेल्स में ये कवरिंग लेयर नहीं होता है न्यूक्लियस का, तो वो लोग को जनरली हम लोग क्या बोलता है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स बोलता है। ठीक है, तो इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन होगा, एमोइबा नहीं होगा, इट्स अ सिंगल सेल यूकैरियोट, न्यूक्लियस है इसके पास। पैरामीशियम ये भी यूकैरियोट सिंगल सेल। यीस्ट, यीस्ट भी यूकैरियोट। तो जिसमें नहीं है वो है एस्चुरियर कोली, ई कोली बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो इसमें जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। द कंपाउंड आइस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ना कंपाउंड आई क्या होता है, जैसे कि ऐसा आइस, बड़ा आइस। ठीक है, सो कंपाउंड आइस को अगर आप ध्यान से देखें तो कंपाउंड आइस में माइन्यूट माइन्यूट थाउजेंड्स, ठीक है, स्मॉल 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 थाउजेंड्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होता है। ठीक है ना, एंड ईच ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स आर नोन एज ओमाटिडिया।
ठीक है, ये लोग छोटा-छोटा फोटो रिसेप्टर सेल्स है और वो लोग इजीली मतलब सिंगल आई लेंस नहीं होता है, ये लोग का पास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये लोग यहाँ, वहाँ, वहाँ देख सकता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपाउंड आइज़ का, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थ्रोपोडास में होता है, आर्थ्रोपोडास, ठीक है? तो एप्पल स्नेल ये तो आर्थ्रोपोडा नहीं है, जेलीफिश भी आर्थ्रोपोडा नहीं है। आर्थ्रोपोडास क्या होता है? ज़्यादातर इंसेक्ट जिसका लेग जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसका लेग अपेंडेजेस है ना, मतलब पाँव है, पाँव लोग जॉइंटेड फॉर्म में होता है, जैसे इंसेक्ट में होता है। सो यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना? हनी भी इंसेक्ट है। आर्थ्रोपोडा को हम सबसे लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बोल के भी माना जाता है, ठीक है? जहाँ यहाँ पे अब 2/3 ऑफ द जितना भी एनिमल किंगडम है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स में आ जाता है। डन? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92। सो 92 में विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई बैट्स बर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सो अगर आप इवोल्यूशन पढ़ता है, इवोल्यूशन में आपका एविडेंस को अगर आप देखता है, यू विल फाइंड एनालॉगस। एनालॉगस एक ऐसा एविडेंस है जहाँ पे ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन सेम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दो। बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स, ये लोग का जो विंग्स होता है सबका ओरिजिन अलग है, लेकिन सब एक फंक्शन करता है, फंक्शन सेम। दैट मीन्स ये एनालॉगस है। ठीक है। होमोलॉगस में क्या होता है? ओरिजिन सबका एक होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। ऑर्थोलॉगस बोन स्ट्रक्चर, पैरालॉगस ये आपका फैमिली हिस्ट्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, हम सो एनालॉगस को समझाओ। एनालॉगस ओरिजिन अलग लेकिन फंक्शन सेम। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 में क्या है? द सीरीज ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यहाँ पे जो मार्क्स दिया है, ये दोनों यूवी का है एंड ये दोनों इंफ्रा का है। ठीक है, सो इसमें से आपको पूछा गया विजिबल लाइंस। विजिबल लाइंस में हमेशा जो लाइन एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो दिखाई देता है। तो यूवी का यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोल रहा है, एंड विजिबल लाइंस स्पेशली ये यूवी रेडिएशंस का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो आपका इंफ्रा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और ये यूवी का हाइड्रोजन का होता है, ये हाइड्रोजन का होता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें से लेमेन का जो होता है ये ग्राउंड यानी कि ग्राउंड लेवल में नॉन एक्साइटेड फॉर्म में होता है। बाल्मर जो होता है ये एक्साइटेड फॉर्म में होता है। तो एक्साइटेड फॉर्म वाला जो स्पेक्ट्रम लाइंस होता है वो विजिबल होता है। तो आंसर क्वेश्चंस के हिसाब से ये आपका बाल्मर लाइंस को बोल रहा है। ठीक है, पैस्चन एंड ब्रैकेट जो होता है दोनों इंफ्रारेड रेज के बारे में है। ये जो पैस्चन जो होता है ये आपका इंफ्रारेड, और ये ब्रैकेट जो होता है फार इंफ्रारेड को कहा जाता है। ये लोग मतलब वेवलेंथ का जो सीरीज होता है। डन। उसके बाद 94 का, 94 का, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। लॉन्ग फॉर्म क्या है? लंबा। ये जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये किसके बेस पे है? अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर पे किया जाता है। एटॉमिक नंबर बोलने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ज़्यादातर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, जिसके बेस पे हम ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द टेबल पीरियोडिक टेबल है उसका अरेंजमेंट करता है हम। उसके बाद 95। ठीक है, 95 में है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। ये देखो NH2 NP5 यानी कि वैलेंसी 5 को दिखा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड सेल, ये आपका सबसे इनर मोस्ट 2 हो गया है। बाहर का P यानी कि कितना बच गया? 3। 3 यानी कि इसका ऑर्बिटल फील्ड सेल्स। तो ये आपका जो थर्ड होता है देन में एक्साइटेड फॉर्म में होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो टोटल वैलेंसी बोलने से 7, 7 से आपको फिल करना है और 1। ठीक है, तो ये होता है आपका हैलोजन का। हैलोजन यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक सीरीज़ में आपका जो ग्रुप 17 होता है उसका है। ठीक है, ये एनपीएस, ये इलेक्ट्रॉन पे फिल है। ये फर्स्ट सेल होता है, सेकंड सेल होता है, थर्ड सेल होता है ना? आप लोग केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम एन एन यानी कि या तो हम एनपीएसक्यू या तो पीक्यूआरएस, इस तरह से शेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो 2 + 5 7 इसका वैलेंसी होता है, यानी कि 1 इसको ज़रूरी है, हाईली रिएक्टिव फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद 96, इन द रिएक्शन
CH3CHO, उसके बाद CH3CH2OH, यानी कि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज हाउस। ये वर्ड यहाँ पे देख लो, जहाँ जहाँ आपको लिथियम दिखाई देगा केमिस्ट्री में, ठीक है। लिथियम बेसिकली एक रेडियो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद वो रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन में लिथियम, वेर एवर यू सी द वर्ड लिथियम ऑक्साइड या तो लिथियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद 97, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही आंसर समझ में जाएगा। दे आर यूजिंग वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम कभी भी वेलोसिटी नहीं होगा, है ना, कभी भी स्पीड भी नहीं होगा। ये वेलोसिटी टाइम अगर ये मेंशन कर रहा है, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ये ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइनिंग टू द एक्सिस, टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन बोला है। स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ बोलता है कि यूनिफॉर्मिटी को वो शो करता है। और वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम का जो ग्राफ होता है दैट इज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। सो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, डन। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वाटर H2O, ठीक है। तो वाटर का पोलरिटी जो है वो ऐसे फॉर्म में रहता है, वो स्ट्रक्चर ऐसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स में रहता है। तो ये जो पोलरिटी होता है डेंसिटी का, ये सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस में होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो वैकेंसी देख रहा है, उसके स्ट्रक्चर के वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे हो गया आपका सॉलिड, अगर सॉलिड लिक्विड नहीं जाके सीधा वेपर बनता है, समझ गया। सॉलिड को एक्चुअली लिक्विड जाना है, लिक्विड के बाद वेपर बनना है, दिस इज 3 स्टेज जो हम लोग पढ़ता है मैटर का। लेकिन समटाइम सॉलिड सीधा वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सप्लीमेशंस बोलता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू जस्ट डिटेक्ट द करंट। नाउ यहाँ पे वर्ड क्या है, जस्ट डिटेक्ट। जस्ट डिटेक्ट ऐसे जनरली करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम एमीटर यूज करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जस्ट डिटेक्ट। तो जस्ट मीन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट जो होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट नोन एज गैल्वेनोमीटर उससे पहचानता है। तो यही क्वेश्चन लास्ट टाइम का एपिसोड का जो प्रीलिम्स का स्टूडेंट लोग था, वो लोग भी यही में बहुत लोग ने मिस्टेक किया है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। टू डिटेक्ट जस्ट, सो वो होता है गैल्वेनोमीटर, डन। सो इसके साथ साथ आज का जो स्पेशली आपका प्रीलिम्स का, ओके, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस है फॉर द ईयर 2024 टू 2025 उसका डिस्कशन हो गया है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, आप लोग काइंडली गो थ्रू करिएगा। फिर नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम लोग 2020 का उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करेगा, एंड देन 2017 का एंड 24 और 2014 का, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।